गुड मॉर्निंग बच्चों। आज का हमारा टॉपिक है स्लाइम मोल्ड्स के ऊपर, जो कि किंगडम प्रोटिस्टा का नेक्स्ट ग्रुप है। जो फर्स्ट ग्रुप हमने जो बात करी है वो हमने फोटोसिंथेटिक प्रकार के जो प्रोटिस्ट है उनके बारे में हमने बात की। ये जो प्रोटिस्ट है ये आपको मोस्टली सेप्रोफाइटिक प्रकार का देखने को मिलेगा स्लाइम मोल्ड्स। तो हम देखते हैं, इनको बोला जाता है उपभोक्ता अपघटक प्रोटिस्ट, कंज्यूमर डीकम्पोजर प्रोटिस्ट इनको कहा जाता है। इनको एक नाम और दिया गया है, प्रोटिस्टियन फंजाई इनको कहा जाता है या स्लाइम मोल्ड्स कहा जाता है। तो उपभोक्ता अपघटक प्रोटिस्ट अथवा स्लाइम मोल्ड्स में कवकों एवं जंतुओं दोनों के समान लक्षण देखने को मिलते हैं, इसलिए इन्हें कवक जंतु भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं इनमें आपको फंगस के समान जो कैरेक्टर्स है वो भी देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ में इसमें आपको एनिमल्स के समान भी कैरेक्टर्स देखने को मिलेंगे। अब इनकी क्या क्या विशेषता होती है इसको देखें हम। तो ये कैसे होते हैं, हरित लवक विहीन है, मतलब इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता। तो ये नॉन फोटोसिंथेटिक है, फोटोसिंथेटिक नहीं है ना ये। तो ये हरित लवक तो फोटोसिंथेटिक नहीं है, तो इनमें हरित लवक या क्लोरोफिल देखने को नहीं मिलेगा। एक कोशिकीय होते हैं, नग्न होते हैं तथा बहुकेंद्रिकीय हेटरोट्रॉपिक अमीबॉइड ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो इनकी जो विशेषता होती है ये कैसे मिल रहे हैं हमको, इसके मोस्ट ऑफ जो ऑर्गेनिज्म होते हैं हम इसको भी दो कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो आपका प्राइमरी प्रोटिस्ट और एक एडवांस्ड प्रोटिस्ट, या प्राइमरी स्लाइम मोल्ड्स एंड देन द एडवांस्ड स्लाइम मोल्ड्स हम इनको बता सकते हैं। तो जो प्राइमरी स्लाइम मोल्ड्स होते हैं वो आपको किस प्रकार से दिखने को मिलेंगे, यूनिसेलुलर, एक कोशिकीय होंगे, वो यूनिसेलुलर होंगे, नेकेड होंगे, और इनकी एक विशेषता और होती है, कैसे होते हैं ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। कैसे होते हैं ये आपको मल्टी न्यूक्लिएटेड देखने को मिलते हैं। तो आपको मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं। तो यूनिसेलुलर देन मल्टी न्यूक्लिएटेड इनकी विशेषता होती है। और स्ट्रक्चर वाइज ये कैसे होते हैं, अमीबा के समान, अमीबाइड होते हैं। कैसे होंगे, अमीबा के समान। जिस प्रकार से अमीबा का कोई शेप नहीं होता है उसी प्रकार से इनका भी जो स्ट्रक्चर होता है वो हम डिफाइन नहीं कर सकते। वो कुछ इस प्रकार से आकृति बना लेंगे, कुछ भी, मतलब इनका जो साइटोप्लाज्म जो होता है वो जिधर मूव करेगा उधर ये एक सीडोपोडिया लाइक स्ट्रक्चर इनमें डेवलप हो जाता है। तो उस प्रकार से इनका जो शेप होता है वो हम डिफाइन नहीं कर सकते। तो ये नम भूमि के जो हैबिटाट देखें हम, तो ये मोस्टली आपको कहाँ देखने को मिलेगा, नम स्थानों में फ्री लिविंग होते हैं, सेप्रोफाइटिक होते हैं, पैरासाइटिक प्रकार से होते हैं। तो जो डेड एंड डिकेइंग मैटर होता है ना, तो उस पर मोस्टली वो कौन से मॉइस्ट और डैम जो सॉइल होगी, डैम सॉइल, उसके अंदर आपको देखने को मिलते हैं। इनके शरीर के चारों ओर तरफ स्लाइम का एक आवरण पाया जाता है, जिसके कारण से कैसे होते हैं, चिपचिपे होते हैं, चिपचिपे मांस के रूप में होते हैं, इसलिए इनको स्लाइम मोल्ड्स कहा जाता है। तो ये जो ऑर्गेनिज्म होंगे इनके चारों ओर आपको श्लेष्म का या म्यूसिलस का आवरण इसके चारों ओर होता है, पाया जाता है, इसलिए इनको स्लाइम मोल्ड्स कहा जाता है। अब प्रकार के बारे में देखें तो दो प्रकार के हमको ये मुख्य रूप से देखने को मिलेंगे। एक आता है अकोशिकीय प्रकार, ये हम जिसको बोलते हैं ए सेलुलर टाइप के स्लाइम मोल्ड्स, और सेकंड आता है आपका सेलुलर टाइप का स्लाइम मोल्ड्स। तो हम वन बाय वन इनके बारे में बात करते हैं। जो एसेलुलर स्लाइम मोल्ड्स होते हैं, हम जिनको अकोशिकीय कहते हैं, तो ये कैसे स्थानों पर पाए जाते हैं, नम स्थानों पर देखने को मिलेंगे। तो जितने भी स्लाइम मोल्ड्स होते हैं वो आपको मॉइस्ट जो एरिया है वहीं देखने को मिलेंगे, और डेड एंड डिकेइंग
या सड़े गले जो कार्बनिक पदार्थ होते हैं उनके ऊपर ये ग्रो करते हैं। जैसा कि फॉरेस्ट का जो फ्लोर होगा या पत्तियाँ गिरी हुई है तो पत्तियाँ, विंग्स, ट्विंग्स वगैरह जो है वो उन पर वो ग्रो करते हैं। ठीक है, तो हम बताते हैं कि ये कैसे होते हैं। डेड एंड डिकेइंग मैटर के ऊपर फीड करने वाले ऑर्गेनिज्म होते हैं और इनके जो कार्बनिक पदार्थ के ऊपर ये रहते हैं और साथ ही साथ में इनके चारों ओर म्यूसिलेजिनस शीट पाई जाती है, एक आवरण पाया जाता है और एक जिस कारण से हम इनको स्लाइम मोल्ड्स बोलते हैं ना, तो स्लेश में पिंड के रूप में हमको देखने को मिलते हैं। जैसे स्लाइम आपने देखा होगा ना, तो उसी प्रकार से ये देखने को मिलते हैं। ये कैसे होते हैं? नेकेड होते हैं, नग्न होते हैं और बहुकेंद्रीय होते हैं, द्विगुणित होते हैं और इनको प्लाज्मोडियम कहा जाएगा इनको ना। तो एक प्लाज्मोडियम टर्म आती है। तो जो ऑर्गेनिज्म होगा, जैसा फॉर एग्जांपल हम एक ऑर्गेनिज्म ये बना रहे हैं, तो इस ऑर्गेनिज्म का अपना एक न्यूक्लियस होगा। ये स्लाइम मोल्ड्स हमने अमीबा के समान बनाया है, यूनिसेलुलर बनाया है। कैसा बनाया हमने? ये यूनिसेलुलर है, एक कोशिकीय बनाया है। और ये कैसा होता है? डिप्लॉइड होता है। 2n से यदि हम दिखाएं इसको, कैसा हो रहा है? डिप्लॉइड होता है। तो यह ऑर्गेनिज्म क्या करेगा? जब फूड सप्लाई इनको सफिशिएंट अमाउंट के अंदर मिलता है, जो मैटर है, ऑर्गेनिक मैटर इनको सफिशिएंट अमाउंट में मिलता है, भोजन इनको पर्याप्त मात्रा में मिलता है, तो ये ग्रो करते हैं। और इस प्रोसेस में इसका जो न्यूक्लियस है वो माइटोटिकली या समसूत्री विभाजन के थ्रू ये डिवाइड होगा और इस प्रकार से ये अपना साइज बढ़ाएंगे। मतलब इसमें साइटोप्लाज्मा का डिवीज़न नहीं होगा, इसमें क्या होगा? एक न्यूक्लियस से 2, 3 इस प्रकार से न्यूक्लियस डिवाइड होते चले जाएंगे। और ये जो ऑर्गेनिज्म है वो डेड और डिकेइंग मैटर है उसके ऊपर स्लाइड करता रहेगा, आगे बढ़ता हुआ रहेगा ये। ठीक है, तो इस प्रकार से ये जो ऑर्गेनिज्म होता है वो कैसा हो जाता है? सेल तो एक ही हमको दिखाई दे रही है लेकिन न्यूक्लियस बहुत सारे हैं, तो ये हो जाता है मल्टी न्यूक्लिएटेड। कैसा हो जाता है? मल्टी न्यूक्लिएटेड कंडीशन अपने को देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर क्या हुआ कि कैरियोकाइनेसिस की प्रोसेस यहाँ पर हुई। जो केंद्रक है उसका डिवीज़न हुआ, केंद्रक विभाजन यहाँ पर हमको देखने को मिला है। केंद्रक विभाजन हो रहा है लेकिन यहाँ पर साइटोप्लाज्मा का डिवीज़न नहीं होगा, इसलिए जो एक सेल का जो ऑर्गेनिज्म था वो कैसा हो गया? यहाँ पर मल्टी न्यूक्लिएटेड प्रकार का ऑर्गेनिज्म हो गया है। इसके साथ साथ में जो दूसरा ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है, जैसा इसके साथ ही साथ में एक प्रोसेस और होती है, जैसा ये यूनिन्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिज्म है, इसके बाद में ये दूसरा यूनिन्यूक्लिएटेड ऑर्गेनिज्म है। ठीक है, तो ये ऑर्गेनिज्म क्या करेंगे? एक दूसरे के पास में आने के बाद इनके चारों ओर स्लाइम का आवरण होगा, स्लाइम या म्यूसिलेज का सिक्रेशन करेंगे और इनकी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो डिज़ाल्व हो जाएगी और हमारे पास में कुछ इस प्रकार से स्ट्रक्चर दिखेगा जिसमें बहुत सारे न्यूक्लियस हो जाएंगे। साथ ही साथ में ये फिट करते रहेंगे डेड एंड डिकेइंग मैटर को, ऑर्गेनिक पदार्थों को, और इनका न्यूक्लियस भी बार बार डिवाइड करता रहेगा। और जो स्ट्रक्चर ये बनता है हमको ये म्यूसिलेजिनस शीट के द्वारा या आवरण के द्वारा घिरा हुआ जो स्ट्रक्चर दिखाई देता है, ये इसका क्या चारों ओर क्या रहेगा? स्लाइम लेयर होगी। ठीक है, स्लाइम लेयर से ये घिरा हुआ रहेगा और मल्टीन्यूक्लिएटेड जो स्ट्रक्चर मिलेगा जो कि हमको अमीबाइट फॉर्म के अंदर देखने को मिल रहा है, इसको बोला जाता है प्लाज्मोडियम। इसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडियम कहा जाता है। तो आपको समझ में आ गया? तो ये कैसे हो रहा है? एसेलुलर प्रकार के ऑर्गेनिज्म है। तो क्या बताया हमने कि ये कहाँ पाए जाते हैं? नम स्थानों पर पाए जाते हैं जहाँ पर मृत कार्बनिक पदार्थों की अधिकता होती है और एक म्यूसिलेजिनस मास के रूप में पाए जाते हैं। ये नग्न होते हैं, बहुत मतलब इसके चारों, नग्न से ऐसा ही होगा कि इसके चारों ओर कोई सेल वॉल वगैरह हमको देखने को नहीं मिलेगी। कैसे होते हैं? डिप्लॉइड होते हैं। ठीक है, और ये प्रोटोप्लाज्मा का एक मास के रूप में होंगे, पिंड के रूप में होते हैं, जिसको हम क्या बोलते हैं? प्लाज्मोडियम बोलते हैं। इनमें अमीबा के समान उत्पाद होता है जिसके माध्यम से ये प्रचलन करते हैं। तो जिस प्रकार से यदि यहाँ पर हम बताएं एक पत्ती का डायग्राम हम ड्रा करें, फॉर एग्जांपल यदि ये एक हम मृत पत्ती को यदि हम दिखाएं, लीव्स को दिखाएं, लीफ को, तो इसके ऊपर ये इस प्रकार से आपको
ये स्लाइम मोल्ड है एक है, तो ये क्या करेगा, इसके ऊपर इस प्रकार से ग्रो करता जाएगा और इसके ऊपर पूरा फैल जाएगा और इसका जो कार्बनिक मैटर है उसको पूरा ये खाता जाएगा और अपना साइज बढ़ाता जाएगा। इसके साथ साथ में ये क्या करता है कि जो बैक्टीरिया है और दूसरे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनको भी एनगल्फ कर लेता है ना। होलोजोइक एक प्रकार का ये न्यूट्रिशन भी हमको इसमें देखने को मिलेगा, जंतु सम प्रकार का पोषण भी। तो ये क्या करेगा, जो विशेष करके जो बैक्टीरिया वगैरह है उनको भी खाता जाता है और इस प्रकार से ये अपना ग्रो करता जाएगा एक थिन लेयर ब्यूसिलिस की पूरे जो डेड एंड डिकिंग मैटर होता है उसके ऊपर फैलती हुई हमको दिखाई देती है। ठीक है, हमने बताया कि पोषण की दृष्टि से कैसा होता है, ये सेप्रोफिटिक होता है। पोषण की दृष्टि से कैसा होता है, ये वृत्तजीवी होगा, सेप्रोफिटिक प्रकार का होता है। इसी प्रकार से इसके अतिरिक्त कैसा होगा, फेगोट्रॉफिक प्रकार का होगा ना। तो जो बैक्टीरिया होगा उसको फेगोसाइटोसिस के माध्यम से ये एनगल्फ कर लेगा। जंतु संपोषण इसको देखने को मिलता है और भोज्य इसके जो मुख्य भोज्य पदार्थ के रूप में क्या होते हैं, जीवाणु है, सूक्ष्म जीव है, इनको क्या करेगा वो एनगल्फ कर लेता है, निगल लेता है। इतना क्लियर हो गया इसका। आपका कौन सा एसेलुलर प्रकार का जो स्लाइम मोल्ड्स होता है उसके बारे में हमने बात करी। अब क्या होता है कि जो ड्राई कंडीशन आती है, अब सपोज दैट कि जिस भी लॉक के ऊपर या जिस सरफेस के ऊपर ये ग्रो कर रहे थे वहाँ पर अब जो खाद्य पदार्थ इनका है वो खत्म होने लगा है। तो अब क्या करेंगे ये ऑर्गेनिज्म, जब तक खाद्य पदार्थ था तो ये वेजिटेटिवली ग्रो करते जा रहे थे, अपनी जो मास है उसको बढ़ाते जा रहे थे, वृद्धि करते जा रहे थे। इसकी वृद्धि लगभग 6 फीट तक के आसपास हम बता सकते हैं ना। कोई यदि टहनी है उस नम्रत टहनी, तो उसके ऊपर क्या जैसे वर्टिकली हॉरिजेंटली मतलब ग्रो करते रहते हैं। लेकिन सपोज दैट ये जब खाना इनका खत्म हो जाता है तो ड्राई कंडीशन आ जाए या एडवर्स कंडीशन यहाँ पर आ जाती है, प्रतिकूल वातावरण आ जाता है, तो उस समय क्या करेंगे, लैंगिक रूप से जनन करते हैं। उस समय क्या करेंगे, लैंगिक रूप से जनन करेंगे। हम एक डायग्राम के माध्यम से समझते हैं, फिर इस डायग्राम पर भी आते हैं। तो क्या करेंगे, जिस प्रकार से फॉर एग्जांपल ये इसका एक वेजिटेटिव सेल है जो कि ग्रो कर रही है ना, ये वेजिटेटिव सेल है जो किसी मल्टीन्यूक्लिएटेड है। कैसी है ये, मल्टीन्यूक्लिएटेड सेल है, इसने ग्रो किया और ग्रो करने के बाद जब फूड की डिफिशियंसी होना चालू हो जाती है तो ये नेट लाइक स्ट्रक्चर के अंदर अपने आप को कन्वर्ट कर लेगा, इस प्रकार से बनाएगा और नेट लाइक स्ट्रक्चर इसका इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा ना। ये ऑर्गेनिज्म कैसा, यूनिसेलुलर, अभी भी कैसा है, यूनिसेलुलर ही है, मल्टीन्यूक्लिएटेड है। अब ये नेट लाइक स्ट्रक्चर से आपको फ्रूटिंग बॉडी डेवलप होगी, मतलब कुछ जो साइटोप्लाज्म प्रोटोप्लाज्म है इसका अपवर्डली क्या करेगा, ये ग्रो करेगा और इस प्रकार से स्ट्रक्चर बनाएगा। ठीक है, और इसके जो ये जो बनेगा स्ट्रक्चर, इसको हम बोलेंगे स्पोरेंजियम। क्या बोलेंगे इसको, हम स्पोरेंजियम कहते हैं, इसको हम स्पोरेंजियम कहते हैं। कब कंडीशन बनी, जब यहाँ पर प्रतिकूल वातावरण होगा, एडवर्स कंडीशन होगी, जब फूड की सप्लाई यहाँ पर पर्याप्त मात्रा में नहीं है। तो इसमें फिर जो ये जो न्यूक्लियस है उसके चारों ओर साइटोप्लाज्म में एकत्रित हो जाएगा और इस प्रकार से स्पोर का फॉर्मेशन हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार यहाँ पर ये सेल्स होगी, ये सेल्स अब डिवाइड करेगी। अब इस स्पोर्स का फॉर्मेशन अभी नहीं होगा ना, अभी ये क्या यहाँ पर एक्यूमुलेट हो गए स्पोरेंजियम के अंदर। स्पोरेंजियम के अंदर जो सेल्स है वो जो फॉर एग्जांपल ये जो सेल है ये क्या करेगी, मियोसिस करेगी। अब इसमें क्या होगा, मियोसिस होगा और मियोसिस के दौरान यहाँ पर हमको हेप्लॉइड सेल्स देखने को मिलेगी। इस प्रकार से हेप्लॉइड सेल्स देखने को मिलेगी, मतलब हम इसको थोड़ा सा और दिखाना चाहेंगे। हमने चारों ओर इसके क्या बना दिया है, एक लेयर भी बनाई है, एक वाल चारों ओर बनी है। तो इस प्रकार का जो स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा जो कैसा है, हेप्लॉइड है। स्पोरेंजियम के अंदर ये जो सेल थी वो कैसी थी, डिप्लॉइड थी, 2n थी। लेकिन जब मियोसिस हुआ ये सेल कैसी थी, 2n थी। लेकिन मियोसिस हुआ तो ये जो सेल्स बनी वो कैसी बनी, n बनी, हेप्लॉइड बनी। कैसी हो गई, ये हेप्लॉइड हो गई। अगुणित प्रकार की सेल्स यहाँ पर हमको देखने को मिलेगी, जिनके चारों ओर आपको क्या देखने को मिल रहा है,
जिनके चारों ओर आपको यहाँ पर सेल वॉल देखने को मिल रही है। ठीक है, तो इसकी एक विशेषता होती है कि जो स्पोर्स बनते हैं, जो हैप्लाइड होंगे, ये क्या होंगे, स्पोर्स होंगे अभी ना, इनको क्या बोला जाता है, स्पोर्स कहा जाता है। इनके चारों ओर सेल वॉल प्रेजेंट होती है। तो ये क्या है इसमें, ये तो क्या है, स्पोर है, ये क्या है, स्पोर है। और इसके चारों ओर जो ग्रीन कलर से हमने बनाया है वो क्या है, इसकी सेल वॉल है। क्या है, सेल वॉल है। और ये सेल वॉल जो बनी होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। ठीक है, तो इस प्रकार से स्पोर्स का फॉर्मेशन होता है। अब हम डायग्राम के ऊपर आते हैं, फिर आगे इसको कंटिन्यू करेंगे ना। आपको डायग्राम में दिखाई दे रहा है, हम यहाँ से फीडिंग प्लाज्मोडियम से स्टार्ट कर रहे हैं। कहाँ से, फीडिंग प्लाज्मोडियम से हम यहाँ पर स्टार्ट कर रहे हैं। देखिए, तो ये फीडिंग प्लाज्मोडियम जब खाद्य पदार्थ समुचित मात्रा के अंदर उपलब्ध था तो उस समय ये ग्रो करते जाएंगे, अपनी जो है साइज ये इंक्रीज करते चले जाएंगे। ठीक है, और जब इसको क्या बोला था, फ्रूटिंग, मतलब इसको जो बोला जाता है प्लाज्मोडियम बोला जाता है। ठीक है, इसको क्या बोला जाता है, प्लाज्मोडियम। अब जब ये मेच्योर हो जाएगा और फूड की जो सप्लाई है वो ख़त्म हो जाएगी, उस समय ये मेच्योर जो प्लाज्मोडियम है वो क्या करेगा, फ्रूटिंग बॉडी की तैयारी करेगा। तो नेट लाइक स्ट्रक्चर में फॉर्म कर लेगा ये, और इसके ऊपर इस प्रकार से एक वर्टिकल के रूप में, ऊर्ध्वाधर रूप में एक स्टॉक से जुड़ी हुई गोलाकार संरचनाएं यहाँ पर बनना चालू हो जाएगी ऊपर की ओर ना। इस प्रकार से इनको क्या बोला जाता है, स्पोरेंजियम बोला जाता है। क्या बोलेंगे, स्पोरेंजियम। और स्पोरेंजियम का जो ये वाला भाग होगा इसको आधार बोला जाएगा, जो कि फ्रूटिंग बॉडी से कनेक्ट है ऊपर की ओर। आपको स्पोरेंजियम देखने को मिलेगा ना। इस स्पोरेंजियम के अंदर जो न्यूक्लियस थे उनके चारों ओर क्या हो जाएगा, मेम्ब्रेन बॉन्डेड हो जाएंगे। साथ ही साथ में इनमें क्या होगा, फिर मियोसिस होगा, और मियोसिस से यहाँ पर स्पोर्स का फॉर्मेशन होगा। और जिस प्रकार से इसके चारों ओर आपको थोड़ा सा रिजिड प्रकार का स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, ये स्पोर्स के चारों ओर, ये क्या होगी कि सेल वॉल होगी। ठीक है, अब ये जो स्पोर्स है ये डिस्पर्स होंगे मोस्टली एयर के माध्यम से, और जहाँ भी इनको सूटेबल सबस्ट्रेट मिलेगा, उचित स्थान मिलेगा जहाँ पर कि नमी पर्याप्त मात्रा में और फूड भी है, तो उस स्थान पर क्या करेंगे, ये जर्मिनेट होंगे। ये क्या हो जाएंगे, जर्मिनेट हो जाएंगे। ठीक है, तो ये जैसा आपका एक हमने स्पोर बनाया, ये क्या बनाया, हमने स्पोर बनाया, और स्पोर के चारों ओर हमने क्या बना दिया, ये सेल वॉल बना दी। स्पोर के चारों ओर क्या बना दी, सेल वॉल बना दी। और ये कैसा है, ये कैसा है आपका, हैप्लाइड है, ये हैप्लाइड स्पोर है। अब ये क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा। ये क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा। कहाँ पर, जहाँ पर इसको मॉइस्ट एरिया मिलेगा, जब जहाँ पर ये लैंड करेगा उस लैंड एरिया में यदि नमी है और ऑर्गेनिक पदार्थ, वहाँ पर कार्बनिक पदार्थ है, तो वहाँ पर क्या करेगा, ये जर्मिनेट करेगा। और इससे दो प्रकार की सेल्स बनेगी। ठीक है, दो प्रकार की इस प्रकार से सेल्स फार्म होती है। ठीक, जिसमें हम यहाँ पर दिखाए तो दो प्रकार की सेल्स यहाँ पर फार्म होगी। इस प्रकार से, कैसे, एक सेल तो आपको इस प्रकार से अमीबाइड स्ट्रक्चर आपको देखने को मिलेगा, और सेकंड जो देखने को मिलेगी वो आपको इस प्रकार से एक बाईफ्लैजेलेटेड सेल भी देखने को मिलेगी। ठीक है, इस प्रकार से दो प्रकार के सेल्स यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगे जर्मिनेशन के दौरान। ठीक, तो इसको बोला जाता है अमीबाइड सेल बोला जाता है। इस सेल को क्या बोला जाता है, अमीबाइड सेल बोला जाएगा, या इसको मिक्स अमीबा भी कहा जाता है। ठीक है, क्या बोलते हैं इसको, मिक्स अमीबा। और ये जो होगी फ्लैजिलेटेड सेल होगी, इसको बोलते हैं स्वार्म सेल। क्या बोलते हैं, स्वार्म सेल बोला जाता है। तो ये जो सेल्स होती है ये भी कैसी होती है, हैप्लाइड होगी, और ये गेमिट का काम करेगी। ये किसका काम करेगी, युग्मक के समान व्यवहार करती है। तो दो अमीबाइड सेल्स या दो स्वार्म सेल, या एक अमीबाइड सेल या एक स्वार्म सेल, ये फ्यूज़ होकर, जैसा यदि हम यहाँ पर बताएं, या डायग्राम के अंदर आ जाए अपन, यहाँ पर देखो ये, तो ये जर्मिनेट करा, जर्मिनेट करने पर इन्होंने क्या बनाया, अमीबाइड सेल बनाई, इसको मिक्स अमीबा बोलेंगे। और दूसरी फ्लैजिलेटेड सेल बनाई, जिसको हमने क्या बोला, स्वार्म सेल इनको कहा गया। तो दो आपकी अमीबाइड सेल
आपस में फ्यूज़ करेगी तो जो सेल बनेगी वो क्या बनेगी, 2n बनेगी, क्योंकि अमीबाइड सेल कैसी है, हैप्लॉइड है दोनों। उसी प्रकार से या तो दोनों स्वार्म सेल कैसी है, हैप्लॉइड है, ये फ्यूज़ करेगी तो यहाँ पर जो बनेगा वो आपका डिप्लॉइड स्ट्रक्चर तैयार होगा, 2n स्ट्रक्चर तैयार होगा। या फिर एक स्वार्म सेल प्लस एक अमीबाइड सेल ये फ्यूज़ होगी और फ्यूज़ होने के बाद में डिप्लॉइड स्ट्रक्चर बनाएंगे। यदि स्वार्म सेल फ्यूज़ होती है तो उसके फ्यूज़न के बाद में इनका जो फ्लैजिला होता है वो डीजनरेट हो जाता है ना, ठीक है। तो उस प्रकार से जो द्विगुणित कोशिका बनेगी, ये वाली कोशिका, इसको हमने क्या बोला, जाइगोट, जो कि 2n होती है, कैसी होती है, डिप्लॉइड होती है। और ये माइटोसिस के बाद में फिर आपका जो ऑर्गेनिज्म है उसको विकसित करेगी। यहाँ पर यूनिसेल्युलर है, ये कैसा, जाइगोट जो होता है वो कैसा होगा, यूनिसेल्युलर होगा और डिप्लॉइड होगा ना, ठीक है। अब ये क्या करेगी, जो डेड एंड डिकेइंग मैटर है उसको फीड करेगी और उससे अपना आकार बढ़ाना चालू करेगी। लेकिन आकार इसका कैसा होगा, अमीबाइड प्रकार का ही होगा। सीटोपोडिया के माध्यम से ये उस पदार्थ के ऊपर, जैसे यदि टहनी है, पत्तियां हैं या लट्ठे हम बोले जिनको लोग, उनके ऊपर ये ग्रो करती जाएगी और अपना साइज बढ़ाती जाएगी ना, ठीक है। तो ये इनका एक लाइफ साइकिल होता है। अब देखिए ये जो फेज़ होती है कहाँ से, जाइगोट से लगाकर आपका फीडिंग फेज तक, ये आती है आपका फेवरेबल कंडीशन में। कौन से, फेवरेबल जो कंडीशन होगी, फेवरेबल कंडीशन के अंदर ये इस प्रकार से ग्रो करेगा। फेवरेबल कंडीशन का हमने बता दिया कि फूड की एबिलिटी कैसी होगी, अधिक होगी। तो इस प्रकार से ये प्लाज्मोडियम का फॉर्मेशन करती रहेगी, बढ़ती रहेगी। लेकिन जैसे ही एडवर्स कंडीशन आती है, अनफेवरेबल कंडीशन आएगी, तो अनफेवरेबल कंडीशन के अंदर फिर क्या करेगा, सेक्सुअली रिप्रोड्यूस करेगा। चूँकि यहाँ पर क्या हुआ, गैमेट का फॉर्मेशन हुआ, साथ ही साथ में जाइगोट का निर्माण हुआ, ठीक है, फ्यूज़न भी हुआ और जाइगोट का निर्माण भी हुआ। तो ये जो प्रोसेस होती है ये कैसी, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंतर्गत आ जाती है ना, लैंगिक जनन के अंतर्गत आ जाती है। तो ये जो प्रोसेस होगी वो आपकी हम बताएं कि जो अनफेवरेबल कंडीशन होगी उस कंडीशन के अंदर ये लैंगिक जनन ये करते हैं, ठीक है। तो इतना आपको समझ में आया होगा। हम वापस हमारे पेज पर आते हैं। देखिए तो क्या हुआ, अब देखिए कि शुष्क या ड्राई अवस्था के अंदर लैंगिक जनन पाया जाता है, जिसमें प्लाज्मोडियम का जो फ्रूटिंग बॉडी के अंदर परिवर्तित हो जाता है। इसको क्या बोलेंगे, फ्रूटिंग बॉडी बोलेंगे। ये क्या है, फ्रूटिंग बॉडी है, क्या है, फ्रूटिंग बॉडी, जिसको हम स्पोरेंजियम कह रहे हैं ना, जिसे स्पोरेंजियम कहते हैं, ठीक है। बीजाणुधनी का जो केंद्रक होता है वो कैसा होता है, द्विगुणित केंद्रक। इसके अंदर वार्धोसूत्री विभाजन होगा और अगुणित कोशिका भित्ति युक्त सेल वॉल्ड बीजाणु का निर्माण हो जाता है। तो हमने बता दिया है कि इसमें जो बीजाणु बनेगा वो कैसा बनेगा, अगुणित रहेगा। उसमें इसकी विशेषता ये होगी कि प्लांट के समान इनकी चारों ओर सेल वॉल पाई जाती है। इन बीजाणुओं में अंकुरण होगा, अंकुरण से या तो अमीबीय सेल्स बनेगी, जिसको हम क्या बोलते हैं, मिक्स अमीबा। तो ये जो सेल है इसको हमने क्या बोला, मिक्स अमीबा या मिक्स अमीबी इसको कहा गया ना, ठीक है। या फिर कसाबिका युक्त या फ्लैजिलेटेड सेल बनती है, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्वार्म सेल कहते हैं। तो ये सेल जो कहलाएगी वो कौन सी कहलाएगी, ये वाली सेल आपकी स्वार्म सेल कहलाती है, ठीक है। जो युग्मक की तरह कार्य करेगी, गैमेट के समान व्यवहार करेगी और दो युग्मकों के संयोजन से, संयुक्त होने से एक द्विगुणित युग्मनज या जाइगोट का निर्माण होता है। यह युग्मनज का केंद्रक समसूत्री विभाजन द्वारा फिर एक नेकेड प्लाज्मोडियम के अंदर परिवर्तित हो जाता है। इतना आपको क्लियर हुआ कि क्या क्या अपन ने पढ़ा है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल है स्टेमोनाइटिस है इसका, और डाइडिनम है और फाइसेरम इसके एग्जाम्पल है, जो कि एसेलुलर प्रकार के जो प्लाज्मोडियम है या एसेलुलर प्रकार के जो स्लाइम बॉल्स है उनके बारे में है। उम्मीद है कि आपको एसेलुलर प्रकार का जो स्लाइम बॉल्स है वो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। अब हम चर्चा करेंगे आपका सेलुलर प्रकार के स्लाइम बॉल्स के बारे में।